तो क्या स्कूल का कोई स्टडी पे अफेक्ट पड़ता है? एक स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक स्टूडेंट पे, और इन तीनों का पार्टिसिपेशन क्या होता है ओवरऑल परसेंटेज पे। ये तो आपको ऐसा लगता है कि कटिंग और राइटिंग की वजह से हमारे मार्क्स रिड्यूस होते हैं या अच्छे लिखने के और मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे कि आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको ऐसा लगा कि एग्ज़ाम ईजी थे, क्योंकि लोग कहते थे इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम भी ईजी आते हैं और मार्किंग भी लीनियर। वेलकम टू टॉपर टॉक्स। मेरा नाम है प्रियांशु। मेरा नाम है अंकुश और हम +2 में पढ़ते हैं और ब्राइटवे कोचिंग से हम कोचिंग लेते हैं। आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनका, जिन्होंने 90 से प्लस स्कोर किया था कॉमर्स स्ट्रीम में। उनका नाम है सचिन भैया। आइए चलिए उनसे मिलते हैं। वेलकम टू टॉपर टॉक्स। आज हमारे साथ है हमारे सीनियर सचिन भैया। तो आज ये हमें अपने बारे में बताएंगे। तो सचिन भैया, मेरा नाम सचिन है और मैंने अपनी स्कूलिंग 35 मॉडल से करी है और अप्रैल के स्टार्टिंग से मैंने ब्राइटवे कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने लास्ट ईयर अप्रैल में ज्वाइन की थी क्लासेस, तो क्या आपने +1 में नहीं करी थी? नहीं, मैंने प्लस वन में तो नहीं करी थी, क्योंकि मैंने बहुत जगह सर्च भी करा था बेस्ट कॉमर्स कोचिंग के, पर इतना मैंने डेमो क्लास भी ली थी कई जगह पर, वहाँ पर मेरे को अच्छा भी नहीं लगा और वैसी वाइब भी नहीं हो रही थी। जैसे कि सचिन भैया आपने अभी बताया कि आपने 11th में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तो क्या इसका कुछ आपके +2 बोर्ड्स पे इम्पैक्ट पड़ा? क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई थी जब आप अपने +2 के बोर्ड्स के पेपर दे रहे थे? इम्पैक्ट तो बहुत पड़ा था। जब मेरे 11th में मेरा रिज़ल्ट आया था तो मेरे 63% आए थे और मैंने कोचिंग भी नहीं करी थी। वहाँ पर अकाउंट्स में मेरा बेस कम था और इको भी थोड़ा कम था वहाँ पर। जब मैं यहाँ पर जॉइन हुआ ब्राइटवे कोचिंग में, तो एक तो सर यहाँ पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करवाते हैं और डेली बेसिस में प्रैक्टिस भी होती है और होमवर्क भी देते हो, और इससे एक स्टूडेंट का क्या होता है, फ़्लो में रहता है बच्चा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे और सबका अलग अलग रीज़न था कॉमर्स लेने का। जैसे किसी का बैंकिंग में, किसी का बिजनेस में। तो आपका क्या रीज़न था कॉमर्स लेने का? आपकी क्योंकि 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, अब कोई भी स्ट्रीम ले सकते थे, तो आपका क्या रीज़न था? 10th के बाद तो मैं कोई भी स्ट्रीम ले सकता था, जैसे साइंस, आर्ट्स। पर जैसे मेरे दोस्त थे ना 2-3, वो बताते थे कि यार तो साइंस ले ले, हमारे साथ सही चलेगा। मैंने पर सर्च करा था यूट्यूब पर कि कॉमर्स में, साइंस में आगे क्या क्या फ़ील्ड है, तो मेरे को लगा तो दोनों साइड अच्छे हैं, साइंस के भी बहुत अच्छे होते हैं, कॉमर्स के भी, आर्ट्स के भी। पर मेरे को थोड़ा फैसिनेटिंग लगा कॉमर्स में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, बैंकिंग में होता है, बिजनेस में होता है। तभी मैंने चूज़ करा था, यही रीज़न। तो भैया जैसे कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के हो, हम भी कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, तो हम जैसे कि जब सब्जेक्ट वाइज हम अकाउंट्स वगैरह, इको वगैरह करने बैठते हैं, तो हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते थे सब्जेक्ट वाइज? सब्जेक्ट वाइज मैनेजमेंट तो मैं ऐसे करता था, अकाउंट्स में डेली बेसिस में पढ़ता था, जो भी सर होमवर्क भी देते थे वो भी करता था मैं। और इको और बिजनेस स्टडीज़ का क्या है कि एक तो अगर स्कूल में मैडम पढ़ाती है वो पढ़ लेता हूँ मैं, और घर आके हफ्ते में 3 बार तो 3 दिन तो पढ़ता हूँ। एक तो जो बुक होता है वो पढ़ता हूँ, बाकी अकाउंट्स डेली होता है, और मैथ तो थी नहीं मेरी। तो आप जैसे +1 और +2 में एनसीईआरटी बुक से पढ़ते थे, बट उसके अलावा आप कौन सी रेफरेंस बुक्स के ज़्यादा प्रेफर करते थे पढ़ना? मैंने अपने 12th में अकाउंट्स तो मैंने टीएस गरवाल से करी थी, और इकोनॉमिक्स हमारी मैम ने बताया था कि तुम टीआर जैन कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है वो। और बिज़नेस स्टडीज़ जो है वो पूनम गांधी स्कूल वालों ने बताई थी, और यहाँ पर कोचिंग में भी हमें सर ने बोला कि पूनम गांधी बहुत अच्छी है, और इंग्लिश की तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा हमें कोचिंग में सर जो है बहुत बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करते थे, जो कि बहुत हेल्पफुल होते थे जब एग्ज़ाम डे आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डे में तुम वो नहीं कर सकते कि तुम पूरी बुक पढ़ो। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के होते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ के, और अकाउंट्स के जो भी तुम्हारे जैसे फॉर्मेट वगैरह होते हैं, और जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो वाले ज़रूरी होते हैं। नोट्स काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि आपने एक स्ट्रीम वगैरह ली, तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कुछ ऐसी गलतियां की थी +1 +2 में जिससे आपकी जो +2 की ओवरऑल परसेंटेज है उस पर अफेक्ट आए हो, या कुछ आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो?
+2 में तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था मेरा, क्योंकि जो मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने। और जो मैं अकाउंट्स हर दिन करता था ना, तो बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे अकाउंट्स वो ज़्यादा करते रहते हैं। अगर मैथ है तो मैथ भी करते रहते हैं। थ्योरी में वो कहते हैं हम लास्ट में कर लेंगे, आ जाएंगे नंबर, लिखना ही तो है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो वहाँ पर ज़्यादा लर्न करने वाला चीज़ें हैं ना बिज़नेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि थ्योरी में ज़्यादा अभी ध्यान दो, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आपको ज़्यादा एक बार करोगे 2 बार करोगे वो हो जाएगा यार। थ्योरी आपको रोज़ मतलब रिवाइज़ भी करना होता है और लिख के भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लिखते अगर आप पढ़ते रहोगे बाद में एग्ज़ाम में हाथ ठंडे पड़ जाएंगे लिखने में, है ना। तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ था। इकोनॉमिक्स के पेपर में मेरे क्वेश्चन थोड़े से आए थे अजीब से, तो मैं लिख नहीं पाया। अब वहाँ अपने मन से लिखोगे, अजीब से लिख दोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा भी होता है। तो जैसे कि आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिए थे, तो आपको ऐसा लगा कि एग्ज़ाम इजी थे? क्योंकि लोग कहते थे इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम भी इजी आते हैं और मार्किंग भी लीनियंट हो जाती है। आपको ऐसा फील हुआ था? ये तो मेरे को नहीं पता कि इलेक्शन की वजह से इजी या मॉडरेट आता है एग्ज़ाम। हाँ, पर एग्ज़ाम इजी था। जिसने पढ़ रखा था उसके लिए तो इजी होता है, और जिसने नहीं पढ़ेगा उसके लिए हार्ड ही होता है। अब मेरे मेरे हिसाब से तो इजी था, और कुछ एक दो मतलब इकोनॉमिक्स था वो थोड़ा मॉडरेट लगा मेरे को, थोड़ी वर्डिंग्स थी उसकी मुश्किल सी थी। बाकी तो इजी था, लेवल इसका इजी था। और मार्किंग की बात करें तो जैसे मेरे तो अच्छे मार्क्स आ गए, तो अच्छी होएगी मार्किंग, बाकी तो वो जाने। तो जैसे कि हमने 11th क्लास में कॉमर्स ली थी, तो हमने अकाउंट्स वगैरह के पेपर दिए थे। तो हमसे टाइम मैनेजमेंट में बहुत इशू हो रहा था। हमें जैसे कि नर्वसनेस भी आ रही थी। तो आपके क्या राय देना चाहोगे हमें कि हम इसको कैसे रिड्यूस वगैरह करें? जब एग्ज़ाम होता है तो नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि हमारे जैसे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आखिरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे अकाउंट्स जो है उसमें अगर 100% सिलेबस पूरा है, तो मैं तो राय दूंगा कि सीक्वेंस में करो। क्योंकि सीक्वेंस से एक तो एग्ज़ामिनर आपका अगर देखेगा उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी चेकिंग करने में। जितना उसको आप फ़्लो में रखोगे वो भी आपको फ़्लो में नंबर दे सकता है। बाकी अगर आपने कम सिलेबस करा है, जैसे 70 या फिर 60% करा है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले सेक्शन सी या बी से स्टार्ट करो, या बीच के क्वेश्चन जो आपको आते हैं वो करो। मेरे हिसाब से तो सीक्वेंस में बढ़िया रहता है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें पूरा ही थ्योरेटिकल होता है, तो उसमें हमारी राइटिंग स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी होती है, लास्ट में बहुत थोड़ी अजीब ही हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि कटिंग और राइटिंग की वजह से हमारे मार्क्स रिड्यूस होते हैं, या अच्छे लिखने के और मार्क्स मिलते हैं? राइटिंग तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक, जब आप आंसर लिखते हैं। जैसे मेरी तो इतनी अच्छी नहीं थी, पर हाँ ऐसा कर सकते हो, अगर आपकी अच्छी नहीं है आप ऐसा लिखो वर्ड कि समझ आ जाए सबको, आप किसी को भी पढ़ाओ ना, तो ऐसे। और कटिंग तो मैं तो कह रहा हूँ कम रखोगे तो अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता अगर आप ज़्यादा उसको घिस दोगे। एक लाइन पा दो, अगर ज़्यादा आपका हो गया है, उससे ज़्यादा आप कुछ मत करो, उस पर अगले पेज पे कर लो। जैसे कि 10th के बाद हम +1 की काउंसलिंग भरते हैं, तो उसमें जो हमारी कट ऑफ है हर स्कूल की वो अलग अलग जाती है। तो इसके ऊपर आपको क्या राय है कि इस पे से क्या कोई प्रभाव पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है? और मेरा अगला क्वेश्चन ये है इसी के साथ कि जो आप 35 मॉडल से पास आउट हो, हम 46 से अपनी +2 कर रहे हैं, तो क्या स्कूल का कोई स्टडी पे अफेक्ट पड़ता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे कि अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल में है, जैसे मैं 35 से पास आउट हूँ और आप लोग 46 में हो, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो कितनी मेहनत करेगा। कम मेहनत करेगा कम आएगा स्कोर, ज़्यादा करेगा ज़्यादा आएगा। तो मुझे तो नहीं लगता इसका कट ऑफ से भी और स्कूल के डिफरेंट होने से भी कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने 10th तो 33 से करी है और 12th 35 से करी है। मेरे 10th में भी अच्छे आए और 12th में भी, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना डिफरेंट कोई मतलब अलग सा हो जाता कि तुम दूसरे स्कूल में और तुम दूसरे स्कूल में हो। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्टडीज़ में तो। सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू एक स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इन तीनों की क्या इंपॉर्टेंस होती है एक स्टूडेंट पे, और इन तीनों का पार्टिसिपेशन क्या होता है ओवरऑल परसेंटेज पे?
स्कूल कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी जो है बहुत मेन रोल प्ले करती है एक बच्चे के उसमें, जो कि जैसे स्कूल में जो बच्चा है पार्टिसिपेट करता है कई चीज़ों में, और कई बार क्या होता है एक बच्चा जो है लीडरशिप भी सीख जाता है अपने ग्रुप सर्कल में, है ना। और कोचिंग की बात करें, कोचिंग में क्या होता है अगर एक बच्चा स्कूल में अच्छी तरह कुछ समझ नहीं पाता, अब जो टीचर है वो हर बच्चे को तो नहीं बता सकती कि तुम ये यहाँ गलती कर रहे हो, यहाँ लैग कर रहे हो। तो कोचिंग में जो है जो वो सर होते हैं, सर मैडम, वो बताते हैं कि तुम यहाँ पर लैग कर रहे हो, तुम इसको इम्प्रूव करो। वहाँ पर वो बच्चा अपना पूरा इम्प्रूव कर लेता है जो भी जहाँ पर वो लैग कर रहा होता है ना। और सेल्फ स्टडी की बात करी जाए वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक बच्चा जो है साल भर पढ़ रहा है स्कूल कोचिंग में और घर पे पढ़ ही नहीं रहा, मतलब रिवाइज भी नहीं कर रहा है, ना प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो फिर उसके नंबर भी कम आएंगे। तो सेल्फ स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के उसमें। थैंक यू भैया, जैसे कि आपने हमें अपना प्रीशियस टाइम दिया। अब आपको देख के हमें भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम भी +2 बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 अबव स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।